यस सर। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी, जिनसे हम बांग्लादेश में जो बदलाव आया है, क्या उससे वाकई में बदलाव आ सकता है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you, Ankur, and thank you once again for inviting me to your channel. And I extend my greetings to all the viewers of your channel, all your followers. थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बांग्लादेश में जिस तरह के हालात बने हुए हैं पोस्ट शेख हसीना आउस्टर, तब से मोहम्मद यूनुस को लेकर यही था कि उन्होंने जिस तरह से सत्ता संभाली, 6 महीने के लिए आए थे, लंबा समय लगा दिया, इलेक्शन होने नहीं दिया, रेडिकल्स का इतना ज़्यादा मोबिलाइजेशन, फ्री घूम रहे थे, तारिक रहमान की एंट्री होती है, उस्मान हादी की हत्या, और तारिक रहमान को लेकर ये उम्मीद थी कि शायद कुछ, ऑल्दो भारत और बीएनपी के बीच में रिश्ते उस तरह के रह ही रहे हैं, फिर भी एक उम्मीद थी कि शायद कुछ बेहतर नज़र आएगा। लेकिन तारिक रहमान भी सिर्फ वही सारी चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अब तक मोहम्मद यूनुस ने की हैं। उस्मान हादी की कब्र पे भी गए, वो आज अपने पिता की भी कब्र पे भी गए थे। बांग्लादेश में जब वो उतरे, बांग्लादेश की धरती पर नंगे पाँव उन्होंने टच किया। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान सबको सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। सर, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चेहरा बदला है, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे अब तक होता आ रहा था। ये मुझे लग रहा है। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सर आपको क्या लगता है कि वाकई में कुछ बांग्लादेश में हालात बेहतर हो पाएंगे, और जस्ट प्लान बी और जस्ट अ चेंज ऑफ फेस? देखो, अंबर, you have raised a very important question. उसके आंसर में शॉर्ट एंड स्वीट आंसर इज, कोई चीज मेरे अंदाज के मुताबिक बदलने नहीं जा रहा है। ये वैसे का वैसे रहेगा। रादर परिस्थिति और काफी खतरनाक होती जाएगी। और मेरे विचार के मुताबिक ये एक किस्म का, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा मोटा मोटा चीज क्या हो रहा है। मोटा मोटा ये है कि आज के दिन में हो क्या रहा है जो बहुत भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के करीब है। भारत और यूनाइटेड स्टेट के बीच में और जो इशू करीब है, दोनों देश के करीब है, वो है कि इनका जो ट्रेड डील, दोनों देश के बीच में ट्रेड डील बन रही है। ट्रेड डील का जो भी कुछ करना था, ये 5 बार नहीं बल्कि 5 बार से कोई बार रिपीट हो चुका है। उसी चीज को रिविजिट करते जा रहे हैं अप्रैल के महीने से, अप्रैल 2025 से। और उम्मीद यही किया जा रहा था कि नवंबर महीने में, नवंबर 25 के महीने में ये डिस्क्लोज या ये प्रोमुलगेट या इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं। दिसंबर खत्म होने जा रहा है। अभी सुनने में मिल रहा है कि हो सकता है जनवरी तक या फरवरी तक ये अनाउंस हो जाएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे को बहुत शक लग रहा है क्योंकि यूएस बांग्लादेश का लेवरेज उठाते हुए प्रेशर डालना चाहता है हिंदुस्तान के ऊपर कि ये जितना हो सकता है, बेसिकली उसका फोकस है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो घुसना चाह रहा है कम वोट में, चाहे इवन इफ इट इज 0.01%, वो फिर भी अंदर आना चाहते हैं। और दूसरी बात, साथ ही हिंदुस्तान इतने बार रिपीट करने के बाद प्रपोजल को, अभी फाइनल प्रपोजल जो रखा है कि जो पहले 50% था टैरिफ, उसके ऊपर नेगोशिएट बातचीत करने के बाद उन्होंने प्रपोजल ये रखा है कि यूएस शुड ब्रिंग डाउन 50% ऑफ टैरिफ टू 15%। और जो पेनल्टी था, वो रशियन ऑयल परचेस के ऊपर जो पेनल्टी था, वो रिमूव होना चाहिए। ये कहां तक ये हासिल होगा? अगर हो जाता है, it would be a feather in the cap of India, also a big feather in the cap of USA. USA may not understand, क्योंकि हमेशा उनका डर यह है कि geographic contiguity between India and China is going to overshadow all the calculations in their mind. Then the proximity between India and a strategic partnership with Russia, it will always overshadow and give a feeling of insecurity. तो इसीलिए वो बांग्लादेश ऐसा लेवरेज वो क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, और इंडियन ओशन रीजन में कोई कोई जगह है जहां पे वो इस तरह लेवरेज उठा सकते हैं। तो ज्यादातर बांग्लादेश के ऊपर वो जो लगाना चाह रहे हैं, मेरे भी उसमें चाइना का हाथ है, पाकिस्तान का भी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है।
लेकिन आज के दिन में ये चीज मेरे मन में आ रहा है, ये सीआईए का एक स्टूज है, एक 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 ट्रम्प कार्ड वो खेलना चाह रहे हैं। ये ट्रम्प कार्ड कितना कामयाब होगा, टाइम विल से। मेरा सिर्फ एनालिसिस में मैं चंद एक पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूं, आपके सवाल को मद्देनजर रखते हुए। क्या है पॉइंट्स? नंबर एक, तारिक रहमान जो है ये 17 साल 17 ईयर्स के बाद वापस आ रहे हैं, ठीक है नहीं। हम एक दिन के बाद या कोई दिनों के बाद जब आते हैं कोई नए जगह पे, लोगों का नाम क्या, चेहरा पहचानने की मुश्किल होती है, नाम तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। इसी तरह धरती माता को छोड़ने के बाद बीच में अगर आप नहीं आ रहे हो, कनेक्शन नहीं रख रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है कनेक्ट करना। नंबर दो, सिक्योरिटी परिस्थिति वातावरण इतना हाथ के बाहर जा चुका है, पर्टिकुलरली हमें समझना पड़ेगा स्टेक होल्डर कौन है इलेक्शन के लिए। हम अभी इलेक्शन के साथ जुड़ा हुआ मसले को डिस्कस कर रहे हैं। 12 फरवरी 2026 को इलेक्शन होना है, उससे पहले इनका कैंपेनिंग होना है, उनका कैंडिडेचर जो है वो रजिस्टर होने हैं, इलेक्शन कमीशन और वोटर्स लिस्ट आउट करेगा, ठीक है नहीं, बूथ जो है इलेक्शन बूथ्स को अनाउंस करेगा, उसका सिक्योरिटी मेजर सेफ्टी मेजर देखना पड़ेगा, कैंपेनिंग जो होना है, अभी 45-50 दिन जो रह गए हैं कैंपेनिंग, उसके लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिक्योरिटी सेफ्टी इंश्योर करना है। ये सारे बहुत कुछ उनका टास्क है, लेकिन इस टास्क के साथ आपको देखना पड़ेगा, खबर में यह आया ओपन सोर्स में कि बीएनपी आने से पहले तारिक रहमान वो हिंदुस्तान के साथ कहीं बातचीत किए हैं, हिंदुस्तान को इनडायरेक्टली या डायरेक्टली या टैसिट उन्होंने ये फीडबैक दिया है, आप चिंता मत करिए, हम हिंदुस्तान का जो पर्सपेक्टिव है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हम मद्देनजर रख के हर हरकत करेंगे। क्योंकि आपका हिस्ट्री कैन चेंज, एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड कैन चेंज, नेवर्स कैन नॉट चेंज। दे ऑल्सो ही हैज एक्नॉलेज्ड वन फैक्ट जो ओपन सोर्स मीडिया से मैं ग्लीन किया हूं, कि हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट करके काम करेंगे। उन्होंने ये बताया, ये एक लेवरेज है, ये इतना खुलासा के साथ आके कहना ये एक लिवरेज है। तो ये लिवरेज कौन अप्लाई करेगा? मुझे लग रहा है ये सीआईए अप्लाई कर रहा है। और इसी के साथ क्या हुआ है, जो रेमिफिकेशन ये हुआ है कि जमायती ये इट हैज गॉट एंटेगनाइज्ड। जमायती इज बेस्ड ऑन और प्रो पाकिस्तान इस्लामिस्ट रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 71 के टाइम में ये पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, वो संस्था है। आधे से ज्यादा मैं कहूँ, ज्यादातर लोग तो ये जेल में भर्ती हुए थे, बैन हुआ था ये संस्था, ये बैन को लिफ्ट किया गया है। और बीएनपी को धमकी दिए हैं, जो जमायत का जो लीडर है उसने धमकी दिया है ऑलरेडी, एंड थ्रेटनिंग फॉर हिज लाइफ। तो अंडर दिस कॉन्टेक्स्ट, अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, ये किस तरह कैंपेनिंग करेगा? सेफ्टी जब नहीं है, सिक्योरिटी जब नहीं है, इज ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग अंडर प्रेशर। कितने, 2 या 3 दिन में है, तो जी सर, इसलिए 2 आप दिन आया हुआ है। उन्होंने अपने आप को एज़ वोटर, ही इज़ आल्सो रजिस्टर्ड हिमसेल्फ एज़ अ वोटर टुडे इन बांग्लादेश। ये देखिए और अभी सर एक कितना। पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, जो मैंने टीवी डिबेट में देखा, बांग्लादेशी एक जर्नलिस्ट थे जो टीवी डिबेट में थे, वो ये बोल रहे थे, उनका नाम है शोएब चौधरी, वो कह रहे थे कि अगले 1-2 दिन में आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरने वाले हैं मोहम्मद यूनुस के विरोध में। बड़ा विरोध होने वाला है मोहम्मद यूनुस का। मैं वही पा रहा हूँ, उसी मामले पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया आपका तारिक रहमान का। तारिक रहमान का क्या होगा, क्या नहीं, क्या फ्री ऑफ प्रेशर और पूरा टोटल फ्रीडम के साथ वो कैंपेनिंग कर पाएंगे? क्योंकि कैंपेनिंग अगर नहीं कर पा रहे तो लोगों के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, ना लोगों की बात ये समझ पाएंगे, ना लोग इनकी बात समझ पाएंगे। इसलिए फ्रीडम ऑफ कैंपेनिंग बिल्कुल होना चाहिए, जिसके लिए सिक्योरिटी और सेफ्टी होना चाहिए। आज के दिन में बांग्लादेश में सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ के बाहर है। जब तक इसको एक एक रोकथाम नहीं किया जाएगा, एक स्टेबिलिटी नहीं रेस्टोर नहीं किया जाएगा, ये कैंपेनिंग करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अवामी लीग को बैन किया है, और 2 दिन या 3 दिन पहले यूएसए पेंटागन से कोई स्पोक्स पर्सन ने यह बयान दिया है, या राइटिंग में मीडिया कुछ रिलीज किए हैं उन्होंने, मीडिया रिपोर्ट, कि ये जी सर। इलेक्शन
इंक्लूसिव होना चाहिए, अवामी लीग बिल्कुल। को टोटल बैन नहीं करना चाहिए। तो अवामी लीग इसी का एक छोटा सा क्यू लेके उन्होंने पूरा एकदम चारों तरफ वो मीडिया इंक्लूडिंग शेख हसीना यूनुस को कंडेम करने लगे हैं। अवामी लीग का आज के दिन में पॉपुलैरिटी, ये चैट जीपीटी के मुताबिक मत जाइए, 11% 16% दिखा रहा है, वो गलत है। आ, आपका अवामी लीग का जो पॉपुलैरिटी पहले 51-52% होता था, आज के दिन में 56% के ऊपर हो गया। कोई कोई जगह आपको 60-67 दिखा रहा है, वो भी गलत है। हम पूरा मीडियन वाला लेंगे, 56-57%। एक देश का पॉपुलेशन अगर 17 करोड़ है और 8.59 करोड़ के करीब करीब अगर ये अवामी लीग को सपोर्ट कर रहे हैं और बीएनपी भी उनको वो कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है उनको साइड को खींचने के लिए, तो ऐसा हालत में देश का परिस्थिति क्या होगा? देश का परिस्थिति ये होगा, यूनिस के खिलाफ लोग जो है एकजुट हो जाएंगे और उसका प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर ये प्रोटेस्ट होता है, मुझे नहीं लग रहा है कि यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट है इसको वातावरण को काबू में ला सकते हैं और स्टेबिलिटी इंश्योर कर सकते हैं और इलेक्शन जो शेड्यूल डेट है 12 फरवरी तक सही तरीके से इंक्लूसिव मेथड से उसको कर पाएंगे। मेरे को डाउट लग रहा है, अगर हो जाए तो नथिंग लाइक इट, इट्स अ वेलकम डेवलपमेंट। हम भी खुश, हिंदुस्तान में खुश, बांग्लादेश में खुश, पाकिस्तान नाखुश रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि इसी को एक लेवरेज उठाना चाहता है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो आईएसआई है, पाकिस्तान एलोन इज नॉट ट्राइंग टू लेवरेज, उसके साथ जुड़े हुए हैं यूएसए और चाइना। चाइना का आज खबर आप सुने होंगे, F-35 का जो बराबर है एयरक्राफ्ट दे रहा है पाकिस्तान को, 40 एयरक्राफ्ट। इसी तरह अलग अलग किस्म की J-10 की कुछ आ रहे हैं, 30 या 35 जी 10 सी आ रहे हैं। हाँ। सो ये जो एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, एयर डिफेंस की हथियार भी आ रहा है, काफी सारे खबर आ रहे हैं ओपन सोर्स से। बेसिकली इट इज टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। क्या मतलब यह है कि वो हिंदुस्तान को जो कॉम्बैट सुपीरियोरिटी है उसको इम्बैलेंस क्रिएट करने का परिस्थिति में आ सकता है, इतना जल्दी नहीं। एक हवाई जहाज आता है, एक वेपन प्लेटफॉर्म आता है, उसको ट्रेन करने के लिए एक पायलट को कम से कम 1.8 टू 2.4 2 साल का ट्रेनिंग लगातार प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया जाता है। फाइटर जेट को चलाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इसी तरह कोई भी वेपन सिस्टम होता है, उसका थ्योरी होता है, उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग होता है, उसके बाद वो एंगेजमेंट के लिए जाते हैं फील्ड फायरिंग। ये भी करीब करीब आपको 1 से 2 साल लगेगा। तो मैं सिर्फ अंदाजन ये कहना चाहता हूं, ये 2027 की तरह टाइम जा रहा है। अगर कुछ होना है मूड वेड या कुछ बड़े लंबे किस्म की करना चाहेंगे तो तब कर पाएंगे, क्योंकि आज के दिन में पाकिस्तान का हालत डामाडोल है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पहलू को आगे बढ़ावा देने के लिए बहुत कुछ कहानी बना रहे हैं, नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं। असलियत में पाकिस्तान हिला हुआ है, अंदर से खोखला है। तो उसी खोखलेपन को छुपाने के लिए कभी फील्ड मार्शल का झंडा फहरा रहे हैं, कभी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 27 की बात कर रहे हैं, कभी बोलते हैं सीडीएस का। अलग अलग चीज, अलग अलग देश के साथ अवार्ड का, जैसे सऊदी अरेबिया ने कोई स्पेशल अवार्ड दिया है, सिविलियन अवार्ड, और अभी ट्रम्प के पास जा रहे हैं फिर से लंच करने के लिए। तो और उसमें गाजा में जाना है, द स्टेबलाइजेशन फोर्स वहां भी देना है। तो मुनीर साहब जो है उसको लाइमलाइट में लेने का एक 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 अनोखा एक क्वालिटी है। आज के दिन में वो चाहता है कि अपने आप को एक सुप्रीम पावर, एक अथॉरिटी, मार्शल रूलर नहीं, ये इनडायरेक्टली कान को उल्टा पकड़ के वो सिविलियंस को अपने पांव के नीचे ले आया है उसने, हर चीज में। उसके बिना इजाजत पत्ते भी नहीं हिल सकते। पाकिस्तान का ऐसा हालत हो गया है। तो ऐसा हालत में वो हिंदुस्तान को जब जब वो लड़ाई में हारा है, तुरंत उसके बाद चंद महीनों के अंदर या कुछ समय के अंदर इसका रेट्रीब्यूशन हिंदुस्तान के खिलाफ वो लिया है, चाहे प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से हो। प्रॉक्सी वॉर का भी अलग अलग किस्म के प्रॉक्सी वॉर हुए हैं। एक फोर्सेस को ऊपर अटैक करना, एक सिविलियंस को ऊपर अटैक करना, एक आपका जो सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट होता है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर अटैक करना, एक टूरिज्म इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के ऊपर अटैक होता है, ठीक है नहीं। तो ये अलग अलग किस्म की हाइब्रिड किस्म की वो बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ये लग रहा है कि इलेक्शन आज के दिन में, जैसे मैं देख रहा हूं,
हो जाता है, नथिंग लाइक इट, लेकिन ये इलेक्शन इतना जल्दी नहीं करेगा यूनुस, उसको डेफर करने की नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। वातावरण बहुत खतरनाक होते जाएगा। तारिक रहमान को वो रहने नहीं देंगे अंदर। चंद एक दिनों के अंदर उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। नहीं आता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक ही नहीं। और ये जो इलेक्शन के अभी जो होना है, उसको मजबूरन यूनुस साहब जो है इलेक्शन को जून जुलाई में खींचने की कोशिश करेंगे। जून जुलाई आ जाएगा, फिर बोलोगे सितंबर अक्टूबर, फिर आ जाएगा, फिर बोलोगे 2026-27 को फिर करेंगे। इस तरफ उसको लंबा खींचते जाएंगे। उसी के बीच में जुलाई चार्टर के मुताबिक उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसकी जो रिफॉर्मेशन है, इसके ऊपर वो दबाव डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका इच्छा, जितना मेरे को समझ में आ रहा है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्ट होने से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंस्टीट्यूशन तब बदलाव होता है जब आपका डेमोक्रेटिक पार्टी ड्यूली इलेक्टेड बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, जब पोजीशन में आ जाता है, पावर में आ जाता है, उनके पास ये टास्क होता है। वो चाह रहे हैं, मेरे को जो जी, समझ में आ रहा है, वो होने से पहले ये रिफॉर्म लाना चाहते हैं, और रिफॉर्म के साथ साथ अपने आप को एक क्लरिक, एक सुप्रीम लीडर, ईरान के जैसे सुप्रीम लीडर है, अपने आप को वो साबित क्या वो अपने आप को बनाना चाहते हैं, और साथ ही पूरे बांग्लादेश में शारिया लॉ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये मेरे विचार। इसी के साथ वो ये भी करेंगे कि हिंदुस्तान के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में बोलिए या आप वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर कहीं ना कहीं किसी रूप और रंग के उसका भेष देके वो हुँ, हमेशा एक नया चुनौती के साथ आने की कोशिश करेंगे। बे ऑफ बंगाल में भी ये चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके इनके जहाजों जो हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। ये वातावरण होने जा रहा है। ये वन ऑफ द ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शन है, लेकिन समय को जी, मद्देनजर रखते हुए मैं सबसे खतरनाक ऑप्शन को हाईलाइट किया हूँ। उससे रेडिकलाइजेशन बढ़ेगी, आपका टेररिस्ट अटैक बढ़ेगा, और आपका जो हाइब्रिड इरेगुलर वॉरफेयर, क्योंकि वेस्ट बंगाल का इलेक्शन मार्च के महीने में होने जा रहा है 2026, बांग्लादेश का फरवरी और वेस्ट बंगाल का मार्च। तो ये इलेक्शन के टाइम में कुछ ना कुछ दंगा या बॉम्ब ब्लास्ट या सीरियल ब्लास्ट, कुछ ना कुछ, या प्लेसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट या फुटफॉल लोगों की ज्यादा होता है वहां पे, उसके ऊपर कुछ ना कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या सीरियल ब्लास्ट करने की उनका ये कोशिश करेंगे, धीरे स्लो फायर में। और इसको बढ़ाते जाएगा कब? जी, 2027। 2027 क्यों? क्योंकि 2027 में हिंदुस्तान को हेम्ड इन करके रखना निहायत आवश्यक है। नॉर्दर्न बॉर्डर के साथ एक्सटेंडेड स्टैंड ऑफ, ईस्टर्न फ्लैंक से दबाव होना चाहिए, वेस्टर्न फ्लैंक पाकिस्तान से दबाव बढ़ते रहेगा, स्ट्रेटेजिक राइवलरी बे ऑफ बंगाल के ऊपर डोमिनेशन करते रहेंगे, अरेबियन सी की तरफ उधर चाइना और पाकिस्तान का सबमरीन भी डोमिनेट करते रहेंगे, सी वेसल्स भी आते रहेंगे। हुँ, क्यों? क्योंकि 2027 का चाइना का असली प्लान है ताइवान को रीयूनिफाई करने का। अगर पीसफुली नहीं होता जी, है, तो ये जोर जबरदस्ती ताइवान को करेंगे। वो ताइवान के साथ जब करते हैं, मेरे को ये भी कभी कभी आता है असेसमेंट में कि व्लादिवोस्टोक में भी कुछ एक्शन होने जा रहा है, जहां पे एक छोटा आइलैंड 50-50% उन्होंने बांट रखा है 2008 के एग्रीमेंट के मुताबिक। क्योंकि ये जी, आइलैंड समय 150 साल पहले ये चाइना का हुआ करता था, और जार का रूल जब आया वो चाइना से उन्होंने खींच के ले गए थे। इसी चीज को चाइना वापस लेना चाहता है, और उसका स्लो प्रोसेस ऑफ डोमिनेंस स्टार्ट हो गया है। जमीन खरीदना, लोगों के ऊपर प्रभाव डालना, इन्फ्लुएंस ऑपरेशन बोलते हैं, लोगों को जो इलेक्ट्रोल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका दिल जीत लेना, पैसा दे के, ब्राइबिंग करके, ये कार्रवाई बहुत तेजी सर रफ्तार से हो रहा सर यहाँ पे मैं आपसे एक एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, माफ कीजिएगा आपकी बात बीच में कट रही है। एक अमेरिकन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल रिपब्लिकन इंस्टीट्यूट, जो सभी देशों में काम करती है और डेमोक्रेसी को सेव करने के लिए, बांग्लादेश में भी 2004 से एक्टिव है, और 2024-25 में बहुत ज्यादा अग्रेसिवली उसको एक्टिव होते हुए हमने देखा। उन्होंने प्री इलेक्शन असेसमेंट उन्होंने सर्वे किया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस का बड़ा व्याख्यान और बड़ा उन्होंने बहुत ज्यादा उनको प्रेज किया है, उनकी बड़ी मकबूलियत दिखाई है। जो अनइलेक्टेड एक्टर्स हैं उनका बड़ा प्रेज नजर आ रहा है। भारत का जो ट्रस्ट है वो लो दिखाया जा रहा है। एक अलग ही सर्वे दिखाया जा रहा है, जिसमें मतलब जो
कुल मिलाकर ये है कि मोहम्मद यूनुस को बहुत अच्छे से उनको हीरो बनाकर दिखाया जा रहा है और उस समय और सारी चीज़ें बड़ी क्वेश्चनेबल हैं। तो सर यहाँ पर चाइना और यूएस दोनों का जो ये क्लैश है, कौन डोमिनेट करेगा? बांग्लादेश किसका प्लेग्राउंड ज़्यादा बनता जा रहा है? ये इसको इसको मैं एक पहलू के नीचे डालूंगा। ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी इसी को ही कहते हैं। पूरा बांग्लादेश का जी, गेम जो है, एक पहलू अगर आप देखेंगे, क्योंकि आपको और मेरे जी को सर। हमारे जो सिटीजन से, उससे ये लगता है भारत को क्या खतरा है, यहीं पे हमारा सोच विचार खत्म हो जाता है। जी उसके सर। बियॉन्ड दिस देयर इज अ स्ट्रेटेजिक राइवलरी गोइंग ऑन। यूएसए हैज कम इनटू बांग्लादेश क्वाइट लेट। पिछले 30 साल के अंदर चाइना ने बांग्लादेश के अंदर ऐसा घुसपैठ किया है, मतलब इट इज ऑलरेडी डोमिनेटिंग द वे ऑफ लाइफ। पैसा बहुत हुँ, लगाया उसने, इसी को पुश बैक करने की कोशिश कर रहा है कम वोट में। कहां तक सक्सेसफुल होंगे, टाइम विल टेल अस। लेकिन चाइना ने बांग्लादेश के ऐसा जड़ तक वो पहुंच चुका है, उसको निकालना या पुश बैक करने में बहुत मुश्किल होगा। और इसलिए इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग ड्रॉन बैटल। और इसी लड़ाई के बीच में वो हिंदुस्तान को खींच के लाना चाहते हैं, और एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल, क्योंकि इसको इकोनॉमी के ऊपर असर डालना चाहते हैं, ताकि प्रोग्रेस इतना तेजी से हो रहा है इतने पाबंदी के बावजूद उसको कम करने के लिए। तो ये तीन पहलू, एक हो गया स्ट्रेटेजिक राइवलरी चलती रहेगी चाइना और यूएस के बीच में। नंबर दो, चाइना का प्रवेश बांग्लादेश के अंदर इतना हो चुका है, यूएसए के चाहे कितने भी मेहनत करें वो पुश बैक करना बहुत मुश्किल होगा। कोशिश जारी रहेगी। और तीसरा है, इसमें हिंदुस्तान को खींच के लाने की कोशिश करेंगे लॉन्ग ड्रॉन वॉरफेयर के लिए, और हिंदुस्तान को इससे बच के रहना चाहिए, ताकि इसका जो इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है ये वहां पे रोकथाम हो जाए। इसी के साथ मैं खत्म करता हूं। मेरा दूसरा चैनल अभी वेट कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मच। थैंक यू अब्बास, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।